नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आप सभी का इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यद्यपि मूल रूप से मेरी आज की कक्षा का संबंध महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐतिहासिक ज्ञान एक ऐसी अपरिहार्य आवश्यकता है जिसका लाभ हर एक को उठाना चाहिए। तो मेरी ये कक्षा न केवल बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के हिसाब से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी, बल्कि उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आज आपसे बात करूंगा उन परिस्थितियों के बारे में जिनके चलते हिंदुस्तान में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। बेसिकली इस टॉपिक का नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया, हिंदुस्तान में तुर्की साम्राज्य की स्थापना। तो मैं आज आपसे बात करूंगा उन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में, उन तमाम परिस्थितियों के बारे में जिनके चलते हिंदुस्तान में तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई, और उन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों का विवेचन किया जाएगा जिससे यह सिद्ध होता है कि जब तुर्की सल्तनत की स्थापना की प्रक्रिया हिंदुस्तान में थी तो उस वक्त हिंदुस्तान के खुद यहाँ के राजाओं की किस प्रकार से आपस में उनमें एकता का अभाव था और किस प्रकार से हमें राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण देखने को मिलता है। इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ मैं आपसे उन परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा करूँगा जो हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने और यहाँ की परंपरागत व्यवस्था में चली आ रही कमजोरियों और पतनोन्मुख व्यवस्था को भी दर्शाता है। साथ ही साथ आपसे चर्चा की जाए कि हिंदुस्तान की आर्थिक और मजबूत व्यापारिक स्थिति की, जिसके चलते उत्पादन और वितरण के संसाधनों की अनुकूलता हमारे यहाँ प्रचुरता में थी और जिसके चलते हुए हमारे यहाँ अकूत संपदा कायम हुई और विशेष रूप से हमारे मंदिर धन संपदा का प्रबुद्ध केंद्र बने। और यही धन संपदा का आकर्षण बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए, यहाँ से धन को लूट कर ले जाने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी सत्ता इस मकसद से कायम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिसके चलते हिंदुस्तान में वे उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर अपना लंबे समय तक नियंत्रण कायम कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक विशद प्रक्रिया है जो लगभग 1000 ईस्वी से शुरू होकर लगभग 16वीं शताब्दी के मध्यार्ध तक, जब तक हिंदुस्तान में बाबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई, तब तक चलती रही। मोटे तौर पर विद्यार्थियों, इस टॉपिक का नाम भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना से है, लेकिन इस प्रक्रिया में मैं आपसे विवेचन करूंगा उन सल्तनतों के बारे में भी जो तुर्क नहीं थी, लेकिन वे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थी और उस साम्राज्य का एक मजबूत हिस्सा थी जिसकी स्थापना सुल्तान मोहम्मद गोरी ने अपने विविध अभियानों के द्वारा की। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत मैं इस टॉपिक को कई भागों में विभाजित करूंगा और हम इन चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आपको इस मौके पर यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि आपको हिंदुस्तान में तुर्की साम्राज्य की स्थापना के बारे में जब भी हम विविध चरणों का अध्ययन करेंगे तो आपके दिलो दिमाग में वे स्रोत स्थायी रूप से अंकित होने चाहिए जिनकी चर्चा मैंने इससे पहले की कक्षा में की थी। आपको ये अच्छी तरीके से दिमाग में होना चाहिए कि जब भी हम महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे तो हमें अल बरूनी के विवरण को नहीं भूलना चाहिए। जब भी हम दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे तो हमें जियाउद्दीन बर्नी के विवरण को नहीं भूलना चाहिए। हमें मिनाजुद्दीन सिराज के विवरण को याद रखना पड़ेगा, तबाकत नासिरी को। हमें जियाउद्दीन बर्नी के तवारीख फिरोजशाही को याद रखना पड़ेगा, शम्स सिराज अफीफ की तवारीख फिरोजशाही को याद रखना पड़ेगा। इन तमाम ग्रंथों को हमें दिमाग में बिठाकर काम करना पड़ेगा ताकि हम उन परिस्थितियों को काफ़ी गहराई के साथ समझें, क्योंकि मैंने पहले ये स्पष्ट किया था कि विद्यार्थियों, ये इतिहास के स्रोत हैं और इनमें से बहुत सारे स्रोत साहित्यिक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन बड़ी सावधानीपूर्वक किए जाने की जरूरत है। तो इन तमाम बातों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। मैं आपसे चर्चा करूँगा कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की कायम स्थापना हुई और किस प्रकार से इल्तुतमिश
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बना, किस प्रकार से रजिया सुल्तान ने हुकूमत संभाली, जो दिल्ली सल्तनत की मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका मानी जाती है। मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में, उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में, जो तुर्की दैवीय राजतंत्र की चरम निरंकुशता का प्रतीक था। मैं आपसे बात करूंगा 1290 में स्थापित खलजी राजवंश के बारे में, और किस प्रकार से, और ये भी साबित करने की कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार से खलजी राजवंश की स्थापना केवल एक स्थापना ही नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास में इसे एक नवीन क्रांति की शुरुआत माना जाता है और ये खलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि जब बात चली पड़ी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों, खलजी क्रांति ने अपने आप में बहुत सारी बातों को साबित कर दिया। खलजियों ने इस बात को अच्छी तरीके से साबित कर दिया कि हुकूमत करने के लिए वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी पवित्र ख़ानदान में पैदा हुए हो। हुकूमत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपना ताल्लुक़ किसी पौराणिक योद्धा से जुड़े, वीर से जुड़े जैसा कि बलबन अपने आप को ईरान के महान पौराणिक वीर अफरासियाब से संबंधित करता था। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्य कुल में पैदा हुआ हो लेकिन उसके अंदर योग्यता है तो वो अपनी काबिलियत से उच्च पद तक जा पहुँच सकता है। खलजियों ने यह भी साबित कर दिया कि राज्य की मजबूती के लिए, राज्य की स्थापना के लिए धर्म का आश्रय जरूरी नहीं है, बल्कि राज्य धर्म के बगैर भी अच्छी तरीके से परिपोषित और पल्वित हो सकता है। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी का, जो दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली सुल्तान माना जाता है और निरंकुशता के कारण जिसकी तुलना फ्रांस के लुई 14वें से की जाती है, और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि कोई भी चीज़ कानून इसलिए थी क्योंकि वो उसके मुंह से निकला हुआ था। तो अलाउद्दीन खलजी का बयाना के काजी मौलाना मुगिसुद्दीन से जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप से ये सिद्ध होता है कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खलजी ने धर्म को द्वितीय स्थान दिया और राज्य के हितों को पहला स्थान दिया। और उसका ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जब वो काजी मौलाना मुगिस से बातचीत करता है और उसके बाद वो कंक्लूजन में एक ही बात कहता है कि मौलाना मुगिस, मैं आप जैसा विद्वान आदमी नहीं हूँ और नहीं मैंने या मेरे बाप दादाओं ने आप जैसी कोई किताबें पढ़ी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं भी मुसलमान हूँ और मेरे पूर्वज भी मुसलमान थे। मैं उन तमाम कार्यों को करूँगा जो राज्य के हित के लिए जरूरी है, चाहे धार्मिक क्रांति इसकी अनुमति दे या न दे। तो अलई क्रांति, जो खलजी क्रांति का एक परिष्कृत स्वरूप था, तो वो क्रांति अपने आप में बहुत सारी बातों के लिए महत्वपूर्ण थी। और उन परिस्थितियों की बात करेंगे जिसके चलते अलाउद्दीन खलजी अपने आप को द्वितीय सिकंदर कह रहा है। तो ये कई प्रकार के विविध प्रयोगों की शुरुआत उसकी बाजार नियंत्रण नीति, तुगलकों के बारे में चर्चा की जाएगी, सैयद और लोदियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी, यदि भी सैयद और लोदी वे तुर्क नहीं थे। तो बेसिकली तुर्क खलीफाओं के बॉडीगार्ड्स थे। तो जैसे ही खलीफाओं की ताकत कमज़ोर हुई वैसे ही तुर्क हावी हुए, और हिंदुस्तान में मुस्लिम हमलों की अगर हम बात करते हैं तो हमें 712 ईस्वी में पहला हमला मोहम्मद बिन कासिम को देखने को मिलता है। लेकिन यह तुर्क आक्रमण नहीं था, यह अरब आक्रमण था और जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम एक तूफान की तरह आया और आंधी की भांति लौट गया, और उसका प्रभाव कुछ समय तक सिंध के आसपास के क्षेत्रों पर रहा, लेकिन बाद में वो प्रभाव भी खत्म हो गया। हिंदुस्तान में तुर्की प्रभाव की शुरुआत हमें 10वीं शताब्दी के अंतिम दशक में देखने को मिलती है, और इस बार तुर्की सत्ता का केंद्र मध्य एशिया में स्थित गजनी था, और गजनी में भी जाबुल का राज्य, जिसका संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन के पुरखे अपना ताल्लुक पर्शियन से मानते थे, फारसियों से मानते थे, और बाद में ऐसा माना जाता है कि वे तुर्किस्तान में आकर रहने लगे और उनको तुर्क के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो अल्पतगीन काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था। अल्पतगीन और उसके बाद सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी। गजनी के आसपास की राजनीतिक स्थितियों की हम बात करें तो एक तरफ फारसी मौजूद थे कुछ सीमित संख्या में, लेकिन बड़ी संख्या में या बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुशाही शासकों का था, जिससे महत्वपूर्ण शासक था जयपाल, जो काबुल और उसके आसपास के लाहौर और आसपास के क्षेत्रों में जिसकी हुकूमत थी। तो ऐसी स्थिति में महमूद
गजनवी और उससे पहले अल्पतकीन और सुबुक्तकीन, इनको जयपाल की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और जयपाल और इनके लिए भी, गजनवी तुर्कों के लिए भी, महमूद के लिए भी, अल्पतकीन के लिए भी और सुबुक्तकीन के लिए भी एक प्रकार से ये चुनौती थी कि सीमाओं पर एक शक्तिशाली शत्रु नहीं रहे। तो शुरुआती दौर में हमें जो सुबुक्तकीन की आक्रामक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है वो जयपाल के साथ हुए संघर्षों में देखने को मिलता है, जिसमें जयपाल को निर्णायक रूप से हारना पड़ता है। इसके बाद इनका संघर्ष मुल्तान और सिंध के सियाओं के साथ होता है और हिंदुस्तान में इनके खिलाफ लड़ने के लिए एक मोर्चा भी कायम किया जाता है जो पूरी तरीके से कामयाब नहीं होता। गजनवी तुर्कों की सत्ता का वास्तविक विस्तार हमें महमूद गजनवी के समय में देखने को मिलता है। महमूद, जिसका तुर्की सल्तनत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, सुल्तान महमूद, जिसको खलीफा कादिर बिल्ला ने यामीन-उद-दौला की उपाधि प्रदान की थी और उसके राजनीतिक वजूद को उसने वैधानिक मान्यता दी और स्वीकार किया। सुल्तान महमूद को अजाम के इतिहास में पहला सुल्तान माना जाता है, सुल्तान-ए-अजम के नाम से वो जाना जाता है। महमूद के आक्रमण हिंदुस्तान के लिए काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हुए और जहाँ तक महमूद के आक्रमणों की बात की जाती है तो महमूद के आक्रमणों के उद्देश्य के पीछे बहुत सारी बातें हैं। इतिहासकार इरफान हबीब, इतिहासकार हावेल, इतिहासकार निज़ामी और इतिहासकार जाफ़र, इन सभी का ये मानना है कि इस बात में कोई भी संदेह नहीं। एक्चुअली जब भी बात ये की जाती है और जब भी महमूद के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि हिंदुस्तान में उसने अपनी गतिविधियों का प्रसार इस्लाम के विस्तार के मकसद से किया और वो मूल रूप से इस्लाम का विस्तार करना चाहता था, तो इस संदर्भ में इन इतिहासकारों का, इतिहासकार हावेल, इतिहासकार निज़ामी, इतिहासकार इरफान हबीब और इतिहासकार जफ़र, इन सब का ये मानना है कि महमूद के आक्रमणों का मूल उद्देश्य धर्म का प्रसार नहीं था और न ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, बल्कि उसका मूल उद्देश्य इसके पीछे था हिंदुस्तान के उत्पादन और वितरण के संसाधनों को लूटना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटकर अपने यहाँ पर ले जाना और अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करना। तो वो यहाँ पर धन लूटने के मकसद से आया था। और हवेल और कुछ इतिहासकारों ने, ब्राउन जैसे इतिहासकारों ने तो इस मत की पुष्टि करते हुए यहाँ तक कह दिया कि यदि महमूद को ऐसा लगता कि जितना पैसा सोमनाथ में मिल रहा है उतना पैसा अगर गजनी की में कहीं मिल रहा है जामा मस्जिद में, तो शायद मस्जिद को भी तोड़ने में वो संकोच नहीं करता। तो उनका ये कहना है कि महमूद का मूल मकसद था उत्पादन और वितरण के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से लूट कर ले जाना। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि धन लूटना उसका प्राथमिक उद्देश्य था, लेकिन उसका द्वितीयक उद्देश्य में साथ साथ ये भी था कि इस्लाम का परचम भी बुलंद हो जाए साथ साथ। इसीलिए वहाँ जहाँ भी जाता वह मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करता, मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश करता। यदि धार्मिक पुट उसके अंदर नहीं होता तो शायद इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाता, लेकिन ये द्वितीयक उद्देश्य था। उद्देश्य जरूर था, प्राथमिक उद्देश्य उसका धन लूटना था, लेकिन द्वितीयक उद्देश्यों में यह था कि इस्लाम का भी प्रसार साथ साथ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हिंदुस्तान में महमूद गजनवी के आक्रमणों की संख्या के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इतिहासकार लेनपूल लगभग 17 आक्रमणों की बात करते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों में मोटा मोटी इस बात को लेकर ओपिनियन बन चुकी कि आक्रमणों की संख्या 17 नहीं बल्कि लगभग 12 थी। महमूद के शुरुआती आक्रमण हिंदुशाही शासकों के साथ हुए। जयपाल को हराया गया, आनंदपाल को हराया गया, त्रिलोचन पाल को हराया गया। हिंदुस्तान के राजाओं ने उसके खिलाफ संघ बनाने की कोशिश की, जिसमें हमें चंदेल विद्याधर का भी उल्लेख देखने को मिलता है और चंदेल गंडदेव का भी उल्लेख हमें इस दौर में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से महमूद के खिलाफ उन्होंने एकजुट होने की कोशिश की। लेकिन साथ ही साथ ये भी सत्य है कि इस प्रकार के संघ की स्थिरता ज़्यादा नहीं थी और ये बिखर गया और महमूद के आक्रमणों को यह रोक नहीं पाया। महमूद ने थानेश्वर पे आक्रमण किए, मुल्तान पे आक्रमण किए, सिंध पे किए और उसके आक्रमणों की श्रृंखला काफ़ी विस्तृत थी। महमूद के सबसे भयानक आक्रमणों में से जो हिंदुस्तान के लिए एक कभी न रिसने वाला घाव बन गया, जिसने हिंदुस्तान के वजूद को पैसे से ज़्यादा उसकी अंतरात्मा को चोट पहुंचाने की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान रहा महमूद का,
और यह था 1025 ईस्वी का सोमनाथ अभियान। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर अकूत संपदा का केंद्र था, लेकिन इसके साथ साथ सोमनाथ के पुजारियों को अति आत्मविश्वास था और इसी अति आत्मविश्वास के कारण उन्होंने यह कहा कि महमूद में यह हिम्मत नहीं कि वह सोमनाथ को हाथ लगा सके, क्योंकि प्रभु सोमनाथ का चमत्कार बहुत ज़्यादा और बाकी मंदिर इसलिए लूट लिए गए कि भगवान सोमनाथ के उन मंदिरों पे कृपा नहीं थी। तो इस प्रकार के अति दंभी और अति आत्मविश्वास से भरे हुए वक्तव्यों ने महमूद को एक प्रकार से आमंत्रित किया सोमनाथ पर हमला करने के लिए, और महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ के अंगरक्षकों ने कुछ देर तक मुकाबला किया, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। काठियावाड़ के रास्ते से हुआ यह हमला महमूद के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और महमूद को यहाँ पर से अकूत धन संपदा मिली और महमूद यहाँ से अपने बड़े पैमाने पर इस धन संपदा को इकट्ठा करके चला गया। जहाँ तक महमूद के हमलों की बात करते तो महमूद के हमलों के पीछे मूल उद्देश्य था पैसा लूटना और साथ ही साथ द्वितीयक उद्देश्यों में था इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करना। लेकिन इतना स्पष्ट था कि महमूद के दिलो दिमाग में किसी भी प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी और न वह हिंदुस्तान में स्थायी रूप से बसना चाहता था और वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर राज्य विस्तार का आकांक्षी नहीं था। जहाँ तक महमूद के बारे में बात की जाती, महमूद खुद पढ़े लिखे व्यक्तित्व का स्वामी था और महमूद का समय कई इतिहासकारों का समय माना जाता है। यह दौर हम देख रहे प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी। महमूद गजनवी के इतिहास को जानने की दृष्टि से अल-बरूनी का विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल-बरूनी का मूल संबंध खीवा से था और वह संस्कृत, अरबी और फारसी का प्रख्यात ज्ञाता था। उसने हिंदुस्तान की राजनीतिक जानकारी से ज़्यादा हिंदुस्तान की सामाजिक और आर्थिक जानकारी महत्वपूर्ण रूप से प्रदान की है और उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ तवारीख हिंद, तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद हिंदुस्तान के इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था की बात करता है, यहाँ के जटिल रीति रिवाजों की बात करता है, यहाँ की जातियों की बात करता है, उपजातियों की बात करता है, काम धंधों की बात करता है, कारीगरों की बात करता है, बुनकरों की बात करता है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि हिंदुस्तान के लोग काफ़ी संकीर्ण सोच के हो गए। उनका ये मानना है कि उनके जैसा देश कहीं नहीं है, उनके जैसे लोग कहीं नहीं है, उनके जैसा राजा कहीं नहीं है और वे इस चीज़ को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि यदि कोई वस्तु अशुद्ध हो जाए तो उसे शुद्ध करके अपना ली जाए। उसका ये कहना था कि इनके पूर्वज जितने उदार थे ये लोग इतने उदार नहीं हैं। महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब है और यही कारण है कि इनकी उदारता का रवैया खत्म होने के कारण ये लोग पतन के गर्त की तरफ जा रहे हैं और सामाजिक दृष्टि से पतन, इनके राजनीतिक दृष्टि से पतन को भी बढ़ावा दे रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी हद तक ऐतिहासिक दृष्टि से जानने योग्य महत्वपूर्ण है। हालांकि हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि खुद अल-बरूनी एक तुर्क था तो उसका दृष्टिकोण कुछ अलग रहा होगा, लेकिन काफ़ी हद तक सच्चाई के करीब जानने में यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुतुबी का विवरण भी महत्वपूर्ण है इस दौर के इतिहास को जानने के लिए। फिरदौसी का शाहनामा, फिरदौसी महमूद के दौर का काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहासकार था और इसने एक प्रशस्तिमूलक ग्रंथ भी लिखा शाहनामा और महमूद ने कहा जाता है कि वो शाहनामा उसको कहा फिरदौसी को कि आपको शाहनामा के प्रत्येक छंद की रचना के ऊपर सोने का सिक्का धर्म दिया जाएगा। लेकिन जब फिरदौसी अपने ग्रंथ को लेकर गया तो महमूद के मन में लालच आ गया और उसने ये कहा कि नहीं, अब आपको चांदी का धर्म दिया जाएगा। तो फिरदौसी ने इसको लेने से मना कर दिया। बाद में महमूद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोने के धर्म उसके पास पहुँचाए, लेकिन तब तक फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये महमूद के जीवन का एक पहलू है जो ये स्पष्ट करता है कि वह धन के प्रति उसके मन में कितना लालच था, कितना आकर्षण था। महमूद के आक्रमणों का प्रभाव महमूद के जाने के बाद खत्म हो गया और जब गजनवियों की सत्ता का पतन हुआ तो उसके बाद गजनवियों की सत्ता के स्थान पर मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में एक नवीन शक्तिशाली तुर्क राजवंश की स्थापना हुई। और विद्यार्थियों, यह तुर्क राजवंश एक ऐसा राजवंश था जो आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण तो चाहता ही था, साथ ही साथ हिंदुस्तान में अपने राजनीतिक वजूद को भी कायम करना चाहता था और जिसका मूल मकसद ये था कि किस प्रकार से हिंदुस्तान को मध्य एशिया के गजनी और गौर के साम्राज्य का हिस्सा बना दिया जाए और किस प्रकार से मध्य एशिया का दिल्ली की सल्तनत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर एक पुख्ता दावा कायम हो जाए। इस दिशा में सबसे पहली और महत्वपूर्ण कोशिश
और काफ़ी हद तक कामयाब कोशिश सुल्तान मोहम्मद गोरी ने की थी। विद्यार्थियों, मैं इस कक्षा के अगले चरण में आपसे सुल्तान मोहम्मद गोरी के बारे में बात करूंगा। विद्यार्थियों, मेरा मकसद ये है कि आप तथ्यों को काफ़ी गहराई से जानें और उनका विश्लेषण करना जानें। इतिहास केवल तथ्यों को याद करने का और रटने का नाम नहीं है, बल्कि उनको गहराई से समझने का नाम है। जय हिंद, जय भारत।